नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम प्रोटॉन की खोज के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में एक वीडियो डाल चुके हैं और उसी कड़ी में क्योंकि जो पदार्थ के मूल कण हैं अर्थात परमाणु के मूल कण हैं उनकी खोज के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। दूसरी स्टेप में प्रोटॉन की खोज कैसे हुई इसको हम देखते हैं। तो गोल्डस्टीन ने सन 1886 में एनोड किरणों की खोज की। अब यहाँ एनोड किरणों का तात्पर्य है प्रोटॉन। जो प्रक्रिया विलियम क्रूक्स ने जिस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से किया था और कैथोड किरणों की खोज की थी, बाद में उसी का नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया। उसी विद्युत विसर्जन नलिका में एनोड किरणों या प्रोटॉन की खोज हुई। गोल्डस्टीन ने क्या किया, जो विसर्जन नलिका में इलेक्ट्रॉन की खोज का आधार बना, उसी प्रकार से प्रोटॉन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि यदि कैथोड से अदृश्य किरणें एनोड की दीवार पर चमक उत्पन्न करती हैं तो जाहिर सी बात है कि एनोड से भी कुछ किरणें निकलेंगी और इसी आधार पर प्रोटॉन की खोज हुई। तो विसर्जन नलिका में थोड़ा सा बदलाव किया गया। गोल्डस्टीन ने क्या किया कि जहां कैथोड एक ध्रुव के रूप में होता था, एक छोर पर होता था, वहां इन्होंने परफोरेटेड कैथोड लगा दिया या छिद्रित कैथोड का इस्तेमाल किया। और जब विसर्जन नलिका में कम दाब पर गैसों में उच्च विभव वाली धारा का प्रवाह किया गया तो एनोड से कुछ अदृश्य किरणें इस जो परफोरेटेड कैथोड है इनसे निकलकर सामने की दीवार पर चमक उत्पन्न की। और चूंकि यहाँ पर परफोरेटेड या छिद्रित कैथोड लगा है इसीलिए इनका नाम कैनाल किरणें पड़ गया। कैनाल मीन्स नहर होता है या नालियां होती हैं, और एनोड किरणें चूंकि एनोड से निकल रही हैं इसलिए इनका नाम एनोड किरणें रखा गया। और एनोड एक धनात्मक छोर है या ध्रुव है इसलिए इसे धन किरणों का भी नाम दिया गया। गोल्डस्टीन किरणें, गोल्डस्टीन की खोज की वजह से गोल्डस्टीन किरणें नाम दिया गया। अब हम तो एनोड किरणें या कैनाल किरणें या धन किरणें के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रोटॉन की बात नहीं आई। प्रोटॉन कैसे हुआ ये बाद में हम देखते हैं, पहले इसके गुणों पर हम चर्चा करते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कुछ ना समझ में आ रहा तो इलेक्ट्रॉन की खोज वाले वीडियो को देख सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं संबंधित है। क्योंकि जो गुण हम इलेक्ट्रॉन के अध्ययन में जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके देखे थे वही यहाँ भी रहेगा। ये सीधी रेखाओं में चलती हैं। इसको प्रमाणित करने के लिए हमें उस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि इसी में विसर्जन नलिका में अगर कोई अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाए तो ये किरणें सामने उसका प्रतिबिंब या परछाई बनाती हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि ये सीधी रेखाओं में चलती हैं। दूसरे पॉइंट पर सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी है, अर्थात इनमें भी गतिज ऊर्जा है। जो पॉइंट आप इलेक्ट्रॉन के गुण में सबमिट किए हैं यहाँ भी वही होगा। अंतर केवल एक आ जाता है, वहां पर इकाई ऋणावेश था, यहाँ इकाई धनावेश है। यानी दूसरा है सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी है या इनमें गतिज ऊर्जा होती है। अगर
इसे प्रमाणित करना है तो हम इलेक्ट्रॉन वाले प्रयोग पर चलेंगे। एक पिन व्हील का इस्तेमाल करते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, कागज का या आम की पत्तियों का खिड़की बना लेते हैं, फिरंगी बना लेते हैं, चरखी बना लेते हैं, फूंकते हैं, हवा में दौड़ते हैं तो उड़ता है। ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ पर लगा दिया जाए और विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो इनसे निकलने वाली जो किरणें होती हैं इसको घुमा देती है। इससे क्लियर हो जाता है कि ये किरणें सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी है, अर्थात इनमें गतिज ऊर्जा होती है। अब हम आगे चलते हैं। ये किरणें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। अब चाहे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र एक साथ कहा जाए या अलग अलग विद्युत क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं। ठीक उसी प्रकार से जिसमें जैसे इलेक्ट्रॉन में था, अगर इसको हटा करके हम कैथोड को यहाँ लगा दें तो ये किरणें, यहाँ से निकलने वाली जो किरणें होंगी ये सीधी ना जा करके सीधे यहाँ मुड़ जाएंगी ऐसे, यानी इसका विक्षेपण हो जाएगा सीधे ना जा करके, अर्थात एनोड किरणें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। इन पर इकाई धनावेश होता है। क्यों इकाई धनावेश होता है? क्योंकि एक पदार्थ के मूल कण हैं। परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया गया। अब ये न्यूट्रॉन के बारे में चर्चा करते हैं। तो दूसरा जो कण है वो प्रोटॉन है और इस पर चूंकि धनावेश होता है इसलिए इसको हम इकाई धनावेश के नाम से जानते हैं। अब हम ये जानते हैं कि इस एनोड किरण, कैनाल किरण या धन किरण को प्रोटॉन नाम कैसे दिया गया। रदरफोर्ड ने क्या किया कि हाइड्रोजन से प्राप्त जो धन किरणें होती हैं उनका नाम प्रोटॉन रख दिया। और क्या किया इन्होंने, नाइट्रोजन गैस पर अल्फा कणों की बमबारी कराई। एक चीज यहाँ क्लियर बोले कि जो अल्फा कण है वो हीलियम नाभिक के बराबर होता है। हीलियम नाभिक, क्योंकि नाभिक आगे पढ़ेंगे हम, नाभिक में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चूंकि न्यूट्रॉन विद्युदासीन होता है और प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इसलिए ये क्या हो गया, ये धनावेशित हो गया। अगर हीलियम नाभिक की बात की जाएगी तो ये धनावेशी होगा। इसलिए हम अल्फा, क्योंकि अल्फा, बीटा, गामा ऐसे 3 किरणें हैं। अल्फा पर धनावेश, बीटा पर ऋणावेश, गामा उदासीन, तो इसको हम इसके बराबर लिखते हैं हीलियम नाभिक के समकक्ष जानते हैं। तो नाइट्रोजन पर जब अल्फा कणों की बमबारी कराई गई तो ऑक्सीजन और प्रोटॉन प्राप्त हुआ, जिसको हम हाइड्रोजन के नाम से अगर हम समस्थानिक पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, जिसको हम प्रोटियम भी कहते हैं। यानी रदरफोर्ड ने धन किरणों को, एनोड किरणों को या कैनाल किरणों को प्रोटॉन नाम दिया। अब इसको हम प्रदर्शित करने के लिए कहीं कैपिटल पी, कहीं स्मॉल पी या कहीं 1s1 का इस्तेमाल करते हैं। और जो इसका द्रव्यमान है AMU में, अर्थात एटॉमिक मास यूनिट या परमाणु द्रव्यमान इकाई में 1.00728 AMU है। ग्राम में जो इसका द्रव्यमान है वो 1.6726 × 10⁻⁻24 ग्राम है। इकाई धनावेश, अब वो आवेश कितना है और इकाई धनावेश क्यों है, क्योंकि इस पर प्लस 1.603 × 10⁻19 कूलाम होता है। अगर यही माइनस कर दिया जाएगा तो इकाई आवेश बन जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है। अगर हम इसी में जहाँ पर प्रोटॉन लिखा है उसको हम न्यूट्रॉन कर दें, छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं होंगी इसमें, गोल्ड स्ट्रीम में इस पर नहीं। इन्हीं रदरफोर्ड के संपर्क में रहने वाले इनके जो शिष्य थे चैडविक, जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। क्योंकि यहाँ संशय उत्पन्न हुआ कि अगर परमाणु का द्रव्यमान लिया गया और परमाणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कण थे उनका द्रव्यमान लिया गया तो पाया गया कि परमाणु के भीतर कोई ऐसा कण है
जिस पर कोई आवेश नहीं है परंतु उसका द्रव्यमान है। और इसी सोच को लेकर के रदरफोर्ड ने चैडविक से चर्चा की और चैडविक ने इसको अंजाम दिया और इसका श्रेय उन्हीं को जाता है कि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की या जे चैडविक। चैडविक ने कैसे खोज की, इसका भी जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, प्रोटॉन की खोज हुई, यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा, उपकरण नहीं बना। इन्होंने क्या किया, ये बताया कि कुछ तत्व जो हल्के नाभिक वाले होते हैं, हल्के परमाणु होते हैं, जैसे बोरान, बेरिलियम, इन पर अगर अल्फा कणों की बमबारी की जाए अर्थात रासायनिक क्रिया कराया जाए तो उनसे न्यूट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, इसमें हम आपके क्या लिखते हैं, Be4 9 He2 4 आयो C6H12 N यहाँ होगा, यहाँ जी हो जाएगा। ये न्यूट्रल से बना न्यूट्रॉन। यानी चैडविक ने कहा कि बेरिलियम, बोरान जैसे हल्के नाभिक वाले जो तत्व हैं या परमाणु हैं, अगर उन पर अल्फा कणों की अर्थात हीलियम नाभिक की बमबारी की जाए तो हमें न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक देखा जाए 9 4 13 12 1 13 4 2 6 6, इस तरीके से न्यूट्रॉन की खोज हुई। इसका जो द्रव्यमान है 1.675 10⁻⁴ ग्राम होता है द्रव्यमान। 1.675 10⁻⁴ ग्राम। एक ये कह सकते हैं कि एक जो न्यूट्रॉन है वो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, यानी कि N = P + E इसमें लिख सकते हैं, और एनर्जी मुक्त होती है। यहाँ पर ये होगा, उसमें में लिख सकते हैं हम बीटा किरण। इस तरीके से हम प्रोटॉन की खोज के साथ साथ न्यूट्रॉन की खोज का अध्ययन किए। आशा है कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोज के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले क्लास की नोटिफिकेशन आप तक